कहते हैं जब कोई भी समुराई अपने राजा को बचाने में नाकाम हो जाता है तो उसे रोनिन बना दिया जाता है, और जापानी समाज में इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई और नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी ऐसा क्या था इन 47 रोनिनों की कहानी में जिससे वाकिफ ना होना पूरे जापान की कहानी से वाकिफ ना होने के बराबर है। आखिर क्यों उन्हें एक समुराई की पदवी से हटाकर एक रोनिन बना दिया जाता है? क्यों उनके वफादार राजा को उनके सामने से छीन लिया जाता है? ये एक ऐसी कहानी है जहाँ पर वफादारी, बदला और मौत एक साथ चलेगी। आखिर तक बने रहना है सच्ची कहानी पर बेस्ड पूरी मूवी को जानने के लिए। मूवी में हम देखते हैं कि जापान के एक छोटे से गाँव में लॉर्ड असानो नाम का एक राजा रहता है, और उस राजा के साथ एक लड़का भी रहता है जिसे सभी आदि नस्ल वाला लड़के से जानते हैं। और इस लड़के को आदि नस्ल वाला लड़का क्यों कहते हैं ये मैं आप सबको वीडियो में आगे चलकर बताऊं। इस लड़के को राजा असानो और उसके समुराइयों ने जंगल में बेहोशी की हालत में पकड़ा था। कोई नहीं जानता था कि वो जंगल में कहां से आया था और कौन था। कई लोग मानते थे कि वो इंसान भी नहीं था, और कईयों का कहना था कि उसे जंगल के दानवों तेंगुओं ने पाला। अब देखने से ऐसा लग रहा था कि वो जंगल में किसी से बचकर भागने की कोशिश कर, और भागते भागते थककर वो बेहोशी के कारण जंगल में गिर जाता है। राजा सानो और उनके समुराइयों को दिख जाता, जहाँ पर राजा सानो के समुराई काई को देखते ही मारने की सलाह देते हैं। लेकिन राजा सानो अपने समुराइयों की बात ना मानते हुए उसे एक बच्चा समझकर अपने घर ले आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि काई राजा सानो की बेटी मीका से मिलता है, और लोगों की बातों से मीका डरती नहीं है। वो भी अपने पिता की तरह उसमें कुछ खास देखती है, और एज अ व्यूअर हमें यह समझ आ जाता है कि मीका और काई की बॉन्डिंग काफी अच्छी जमेगी। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मीका और काई अब अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। वो दोनों ही जंगल में खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते काई की नजर घास पे पड़ी एक छोटी सी सोने की चिड़िया पर जाती है, जो कि मीका के सर पे पहने गहनों में से गिर गई होती है। काई उस चिड़िया को उठाकर मीका को वापस देने लगता है, लेकिन मीका लेने से मना कर देती है और काई के गाल पर मुच्ची दे के भाग जाती है। गंदी बच्ची। अगले सीन में हम देखते हैं कि काई अब बड़ा हो चुका होता है। यहाँ पर वो राजा सानो और उसके समुराइयों के एक जानवर का शिकार करने में मदद कर रहा होता है। लेकिन एज अ ऑडियंस हम एक चीज नोटिस करते हैं कि राजा सानो को छोड़कर बाकी सभी उसे नफरत भरी नजर से देख रहे होते हैं। अब वापस स्टोरी पे फोकस करते हैं, जहाँ पर लॉर्ड सानो अपने समुराइयों के साथ उस जानवर को पहाड़ी पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। और पहाड़ी पे जाकर थोड़ी ही देर में वो देखते हैं कि एक विशाल काय, आधा घोड़ा और आधे ड्रैगन और 6 आंखों वाला जानवर पेड़ों को काटता हुआ उन पर हमला कर देता है, और जिससे राजा सानो पलक झपकते ही घोड़े से नीचे गिर जाते हैं। और घोड़े से गिरने के बाद गुस्से में राजा सानो होइची को कहते हैं जाओ अब इसे खत्म कर दो। उस जानवर को मारने के लिए काफी समुराई और घोड़े घायल हो जाते हैं, क्योंकि ना ही उस जानवर पर किसी भी तीर का असर हो रहा था और ना ही किसी तलवार के वार का असर हो रहा था। कुछ समुराइयों को ढेर करके वो जंगल में वापस जाने लगे, लेकिन यासुनो घोड़े पे उसके पीछे जाकर तलवार से हमला कर दे, और वो बुरे तरीके से नाकाम हो जाता है और वो अपने घोड़े से भी गिर जाता है, और उसके हाथ में पकड़ी हुई तलवार भी उससे दूर जाकर गिर जाती है। तब भी वो जानवर घूमकर यासुनो को मारने के लिए यासुनो की ओर भागने लगता है, और वो जानवर यासुनो के पास पहुंच ही रहा, लेकिन इसी बीच काई यासुनो की तलवार उठाकर उस राक्षस जैसे दिखने वाले जानवर को मार देता। उस जानवर को मारकर काई यासुनो की तलवार उसे वापस कर देता है, लेकिन काई की मदद करने पर यासुनो बहुत खुश नहीं होता। यासुनो काई को बहुत ही सार्कास्टिक वे में कहता है कि आदि नस्ल वाले से मदद लेने से अच्छा वो उस जानवर के हाथों से मर जाता। और तभी वहां पर राजा सानो और बाकी समुराई आ जाते हैं। यासुनो की तलवार यासुनो के हाथ में देखकर और उस पर उस मरे हुए जानवर का खून देखकर राजा सानो और बाकी सभी समुराई ये समझने लगते हैं कि उस जानवर को यासुनो ने मारा, और सभी यासुनो को शाबाशी देने लगते हैं। और यासुनो सारा क्रेडिट ले जाता और कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन ओइची काई के हाथों पे लगा हुआ खून देखकर तुरंत ही समझ आता है कि उस जानवर को किसने मारा है, लेकिन वो भी चुप ही रहता है। तभी काई की नजर 2 डिफरेंट कलर की आंखों वाली सफेद लोमड़ी, वो लोमड़ी काई को देखकर मुस्कुरा रही होती है और फिर चली जाती है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वही सेम 2 डिफरेंट कलर की आंखों वाली लोमड़ी एक महल के कॉरिडोर के बीचों बीच जाती हुई एक सुंदर सी लड़की के रूप में आ जाती है, और उस लड़की की भी 2 डिफरेंट कलर की आंखें होती है। असल में ये 2 डिफरेंट कलर की आंखों वाली लड़की एक बुरी जादूगरनी होती है, जो कि राजा कीरा के लिए काम करती है। वो कॉरिडोर से होते हुए राजा कीरा के कमरे में जाती है। यहाँ पर वो राजा कीरा को बताती है कि राजा सानो अभी तक नहीं मरे हैं। और दूसरी ओर आंखों में हम देखते हैं कि राजा सानो और बाकी शिकारी दल वापस आ जाता है। यहाँ पर मीका और बाकी गांव वाले उनके स्वागत के लिए खड़े होते हैं, और सभी यासुनो को उस जानवर को मारने की शाबाशी दे रहे होते हैं। और मीका राजा सानो से पूछती है कि किसी को चोट तो नहीं आई, और जवाब में राजा सानो कहते हैं कि तुम किसे ढूंढ रही हो। और मीका राजा सानो की बात सुनकर कच्ची सी हो जाती है, और उसकी आंखों में से एम्बैरेसमेंट टपकने लगती है। लेकिन राजा सानो को भी कहीं ना कहीं ये पता होता है कि वो किसकी बात कर रही होती है। तो इतना कहकर राजा सानो वहां से चले जाते, और मीका भी कच्ची होकर राजा सानो के पीछे जाकर बताने लगती है कि उनके पीछे से उसने शोगुन के स्वागत की काफी तैयारी कर ली होती है। और मीका की बात सुनकर राजा सानो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि शोगुन के स्वागत में ये सारा आको गांव शामिल हो। अब शोगुन पूरे जापान का राजा है, और उसके स्वागत के लिए आको में एक ग्रैंड कंपटीशन होने वाला होता है। इस कंपटीशन में पूरे जापान के सबसे ताकतवर और तेज समुराई एक दूसरे के आमने सामने आकर इज्जत से लड़ते हैं। असानो मीका को बताते हैं कि ये सिर्फ कंपटीशन नहीं, ये इज्जत, पावर और रेपुटेशन का खेल था, और जापान में रेपुटेशन ही तो सब कुछ है।
लेकिन मीका लॉर्ड ओसानो को कहती है कि उसने शोगुन के स्वागत की सारी तैयारी कर ली है। इतना सुनकर लॉर्ड ओसानो कहते हैं कि अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो उसे तुम पर नाज होता। मीका राजा ओसानो की बात सुनकर अंदर ही अंदर अपने आप पर प्राउड फील करती है। वही रात को मीका की दासी मीका को आकर कहती है कि काई अब वापस आ चुका है। इतना सुनकर मीका काई के घर की ओर चली जाती है। हम देखते हैं कि काई जंगल में एक छोटी सी झोंपड़ी में रह रहा होता है और वहीं मीका जंगल में से होती हुई काई की झोंपड़ी में चली जाती है। मीका काई से पूछती है कि मैंने सुना तुम्हें चोट लगी है। फिर काई मीका की बात सुनकर उसे अपनी चोट दिखाने लगती तो मीका काई की चोट देखकर शॉक हो जाती है और मीका काई के जख्म को एक कपड़े से साफ करने लगती है और काई को कहती है कि हमें पता है कि उस जानवर को यासु ने नहीं मारा है क्योंकि उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। तुमने उनकी उस जानवर को मारने में इतनी मदद की और उन्हें तुम्हारी चोट को ठीक करना चाहिए था। और एज अ ऑडियंस हम समझ रहे होते हैं कि दोनों एक दूसरे को लेकर काफी इमोशनल होते हैं। और फिर काई मीका को कहता है कि राजकुमारी आपको इस वक्त यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मीका जवाब में कहती है कि तुम हमें जाने के लिए कह रहे हो। काई अपना सर झुकाकर माफी मांगने लगता है और मीका कहती है कि तुम मेरी आंखों में देखो और मुझे कहो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। लेकिन काई मीका को एज ए राजकुमारी ट्रीट कर रहा होता है और सर नीचे झुकाकर ही कहता है कि मेरे मन में हमेशा आपके लिए प्यार रहेगा, लेकिन आप अपनी जगह और मैं अपनी जगह हूँ। इतना सुनकर मीका काई की झोपड़ी में से चली जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि शोगुन अपनी बड़ी सी सेना लेकर आंखों में आ जाता है और सभी उसके स्वागत के लिए आंखों के गेट पे खड़े होते हैं। अपना स्वागत देखकर शोगुन राजा सानो और गाँव वालों की तारीफ कर रहा होता है। वहीं काई भी छुप कर सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर अमीरों की व्यक्तियों में बैठी हुई राजा कीरा के लिए काम करने वाली जादूगरनी पर जाती है। उसकी 2 डिफरेंट कलर की आंखों को देख वो तुरंत ही समझ आता है कि ये वही लोमड़ी है जो उसने जंगल में देखी थी। काई ये बात जाकर होइची को बताता है, लेकिन वो इस बात को सीरियसली नहीं लेता और काई को कहता है कि मुझे लगता है कि तुम किसी हसीना के जाल में फंस चुके हो। लेकिन काई की बात को सीरियसली ना लेकर ये होइची की सबसे बड़ी गलती होती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि राजा कीरा भी आंखों में आ जाता है और राजा कीरा के स्वागत के लिए भी राजा सानो और बाकी सभी गाँव वाले गेट पे खड़े होते हैं। लेकिन आते ही राजा कीरा मीका पर बुरी नजर रखने लगता है और यह चीज लॉर्ड ओसानो और होइची भी नोटिस कर लेते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि राजा कीरा राजा सानो को कहता है कि आपकी खेल बहुत ही खूबसूरत है। लॉर्ड ओसानो गुस्से में आकर कहते हैं कि ये मेरी बेटी है। कीरा सानो से माफी मांगता है और मीका को अपने पास बैठने की रिक्वेस्ट करता है और इसी साथ वो कहता है कि मुझे अपनी गलती सुधारने के लिए एक मौका दिया जाए। लेकिन लॉर्ड ओसानो कोई जवाब ना देते हुए वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रतियोगिता अब शुरू ही होने वाली होती है और मंच पर ट्रेडिशनल डांस चल रहा होता है। भाई यासुनो अपने टेंट में बैठकर फाइट की तैयारी कर रहा होता है। मींस आको और लॉर्ड ओसानो की ओर से यासुनो प्रतियोगिता में दूसरे योद्धा के साथ लड़ने वाला होता है और तभी यासुनो को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। तो यासुनो पीछे मुड़कर देखता है, वही 2 डिफरेंट कलर की आंखों वाली लोमड़ी उसके पीछे आ जाती है और दूसरी ओर डांस परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है और पहले राजा कीरा का समुराई योद्धा मंच पर आ जाता है, जो कि दिखने में पूरे जापान के योद्धाओं से ताकतवर और खतरनाक दिख रहा होता है। और राजा कीरा लॉर्ड ओसानो को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि आपका योद्धा भी मेरे योद्धा की तरह बहुत ही ताकतवर होगा। और वहीं दूसरी ओर टेंट में होइची का बेटा यासुनो को फाइट के लिए बुलाने जाता है, लेकिन यासुनो के पास जाकर होइची का बेटा देखता है कि यासुनो की हालत कुछ ठीक नहीं है और तभी वहां पर काई आ जाता है और काई यासुनो को देखकर तुरंत ही समझ आता है कि इस पर जादू किया गया है और इस हालत में लड़ना तो दूर की बात है, यासुनो से अच्छे से बैठा भी नहीं जा रहा था। काई होइची के बेटे शिकारा को कहता है जाकर अपने पिता को बुला कर लाओ। तभी होइची का बेटा शिकारा काई को कहता है कि इतना समय अब नहीं बचा है। और वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि माहौल बहुत ही टेंस हो चुका होता है क्योंकि लॉर्ड ओसानो का योद्धा अभी तक स्टेज पर नहीं पहुंचा है। तभी हम देखते हैं कि काई यासुनो का कवच पहनकर स्टेज पर आ जाता और कवच पर फेस मास्क होने के कारण कोई भी काई को पहचान नहीं पा रहा होता है। लेकिन मीका काई की आंखों में देखकर समझ जाती है कि ये यासुनो तो नहीं है और दोनों ही योद्धा शोगुन से अनुमति लेकर फाइट शुरू करते हैं। लेकिन राजा कीरा का योद्धा बहुत ही ताकतवर होता है, दोनों में बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही होती है। लेकिन काई का एक जोरदार वार जो कि सीधा कीरा के योद्धा के कवच पर जाकर लगता, जिसकी वजह से काई की तलवार टूट जाती है और कीरा का योद्धा काई के फेस पर अटैक करता है, जिससे काई का पहना हुआ मास्क गिर जाता है। और यहाँ से ये मूवी एक मोड़ ले लेती है। काई का मास्क गिरने से सभी शॉक हो जाते। जापान के राजा शोगुन तुरंत ही फाइट रुकवा कर अपनी सीट से उठकर काई के पास आकर काई की ओर देखकर कहते हैं ये कोई समुराई नहीं है और काई को मारने का आदेश दे देते हैं। जैसे ही राजा कीरा का योद्धा काई को मारने के लिए आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि मीका काई के बीच में आ जाती है और अब टेंस सा माहौल बहुत टेंस हो जाता है। मीका को देखकर राजा सानो शोगुन के आगे झुक जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरी गलती। फिर शोगुन होइची को कहता है कि काई का कवच उतारो और इसे पीटो। होइची और बाकी सारे समुराई काई का कवच उतार कर उसे पीटने लगते हैं और लॉर्ड ओसानो मीका को गुस्से से ले जाकर और मीका को बाहर छोड़कर अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। और रात को वही जादूगरनी कीरा को इन्फ्लुएंस करती है कि राजा सानो बहुत ही
दुखी हैं और जादूगरनी कीरा के खून से 6 आंखों वाली मकड़ी बनाती है, जिसे हमें पता चलता है कि जो जानवर हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था वो भी इसी जादूगरनी ने बनाया था। फिर वो जादूगरनी लॉर्ड ओसानो के कमरे में उल्टी पुल्टी होकर लॉर्ड ओसानो के मुंह पर वो 6 आंखों वाली स्पाइडर छोड़ देती है और जैसे वो स्पाइडर ओसानो के मुंह से गुजरा उसने राजा ओसानो के मुंह में जहर छोड़ दिया था और फिर गायब हो जाता है और उस जहर की वजह से ओसानो को इल्यूजन होने लगता है और अपनी बेटी मीका की आवाज आने लगती है और जैसे वो अपनी बेटी की ओर बढ़ने लगता है वो देखता है कि कीरा उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। ओसानो अपनी बेटी को बचाने के लिए कीरा पर हमला कर देता है। ओसानो को देखकर हुइची और बाकी सभी समुराई ओसानो को पीछे हटाने लगते हैं। तभी वहां पर मीका आ जाती है और मीका की आवाज सुनकर ओसानो होश में आ जाते हैं और ओसानो होश में आकर देखते हैं कि ये सिर्फ उनका भ्रम होता है और हुइशी ओसानो की आंखों में देखकर तुरंत ही समझ जाता है कि राजा ओसानो पर जादू किया गया है और वही शोगुन सब कुछ दूर से देख रहा होता है। और अगले ही दिन शोगुन एक निहत्थे और अपने मेहमान पर हमला करने के लिए ओसानो को खुद से अपने हाथों से जान लेने की सजा दे देता है, जो कि एक समुराई के लिए सम्मान की बात होती है। और बाद में हुइची ओसानो को कहता है कि आप पर जादू किया गया था। ओसानो हुइची को जवाब में कहता है कि शोगुन चाहते तो उसे फांसी पर लटका सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे सम्मान से मरने की अनुमति दी है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ओसानो व्हाइट कपड़े पहन और उस जगह की ओर बढ़ने लगते हैं जहाँ पर सारी रस्म की तैयारी की होती है और राजा ओसानो हुइची को भी अपने साथ अपनी मदद करने के लिए ले जाते हैं। हुइची साव तलवार को पानी से धोने लगता है। इससे हमें यह पता चलता है कि ये रस्म कितनी पवित्र रस्म है। अब ओसानो अपने कपड़ों में से एक खत बाहर निकालकर टेबल की साइड पर रखता है और टेबल पे पड़ा हुआ खंजर उठाकर अपने पेट में घुसा लेता है और हुइची को इशारा करता है कि अब मैं तैयार हूँ। और ओसानो का इशारा देते ही हुइची तलवार चला देते हैं और राजा ओसानो की मरने में मदद कर देता है। लेकिन राजा ओसानो के मरने के बाद सभी समुराई राजा ओसानो की मौत का बदले की बात कर रहे होते हैं और अपने बदले को ही अपना फर्ज बताते हैं। और हुइची उनको रुकने के लिए कहता है और कहता है अगर हमने अब बदला लिया तो हम सब और आंखों में सभी आम लोग मारे जाएंगे। और दूसरी ओर मीका की दासियां उसके हाथ में जहर देकर कहती हैं कि इससे सब दुख खत्म हो जाएंगे। और दूसरी ओर हुइची सारी सेना को लेकर शोगुन के सामने घुटने टेक देती है और तब भी वहाँ पर मीका आ जाती है। उसने वो जहर नहीं लिया होता। मीका शोगुन को कहती है कि मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूँ और उनके जाने के बाद आंखों की देखभाल अब मैं करूंगी जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती। लेकिन शोगुन ने सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा होता है। शोगुन अपना फैसला सुनाता है। मीका को अपने पिता की मौत का शौक समय 1 साल दिया जाता है और 1 साल बाद मीका की शादी राजा कीरा के साथ करने का आदेश देता है और राजा कीरा को आंखों सौंप देता है। और उसका सबसे बड़ा फैसला हुइची और बाकी सभी समुराइयों को रोनिन बना देता है, यानी कि बिन उस्ताद का समुराई, वो समुराई जिनके कोई राजा नहीं होता। अब अपना फैसला सुनाकर शोगुन आंखों से चला जाता है और शोगुन के आंखों से जाने के बाद ही कीरा रोनिन बने सभी समुराइयों को आंखों से निकाल देता है। काई को पकड़कर मीका के सामने ले आता और मीका को कहता है कि इसे आखिरी बार देख लो क्योंकि आज की बात तुम इसे कभी नहीं देख पाओगी। काई को घोड़े के पीछे बांधकर और आंखों से बाहर निकालने का आदेश देता है और उसे हुइशी पर शक होता है कि हुइशी आगे चलकर बगावत कर सकता है, तो कीरा हुइशी को काल कोठरी में फेंक देता है। और मूवी फिर से 1 साल बाद वहीं से शुरू होती है। हम देखते हैं कि हुइशी की फेस पर अब बियर्ड आ चुकी होती है और उसे रस्सियों से बांधकर काल कोठरी से बाहर निकालते हैं। घोड़ों के पीछे बांधकर हुइशी को हुइशी के लोगों के सामने घसीटते हुए उसके घर के बाहर छोड़ देते हैं। हुइशी बहुत ही कमजोर हो चुका होता है। हुइशी अच्छे से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। तब उसे जमीन पर पड़ा हुआ उसका बेटा देख लेता है। उसका बेटा और उसकी बीवी उठाकर अपने घर ले जाते हैं और हुइशी को खाने के लिए खाना देते हैं। हम देखते हैं कि हुइशी अच्छे से खाना भी नहीं खा पा रहा होता है और खाना खाते खाते ही वो अपनी बीवी से मीका के बारे में पूछता है और उसकी बीवी हुइशी को बताती है कि मीका के 1 साल का शौक समय अब खत्म ही होने वाला है और उसकी शादी जल्द ही राजा कीरा के साथ हो जाएगी। और हुइशी अब काई के बारे में पूछता है कि काई कहाँ पर है, तो उसका बेटा जवाब देता है कि कीरा के आदमियों ने उसे चाइलैंड में गुलाम बनाकर भेज दिया। अब हुइशी बीच में खाना छोड़कर अपने बेटे को फौरन 3 घोड़े लेके आने के लिए कहता है और अपनी बीवी को कहता है कि तुम्हें दुनिया को यकीन दिलाना होगा कि हमारा तलाक हो चुका है, यही बस आखिरी तरीका है जिससे मैं तुम्हें सेफ रख पाऊंगा। और रात होते ही हुइशी 3 घोड़े लेकर डच आइलैंड की ओर निकल जाता है और डच आइलैंड में जाकर हुइशी देखता है कि काई एक फाइटिंग रिंग में एक जाइंट से मॉन्स्टर के साथ कुछ जवारियों के लिए फाइट कर रहा होता है और काई कुछ ही देर में उस जाइंट मॉन्स्टर को ढेर कर देता है और फिर हुइशी काई को ले जाने के लिए रिंग में उतरता है। लेकिन काई पहले हुइशी को पहचानता नहीं है और हुइशी को अपना ओपोनेंट समझकर लड़ने लगता है। दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। काई को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। फिर हुइशी मीका का नाम लेकर बोलता है कि उसे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर काई अचानक से हुइशी को पहचान लेता है और हुइशी को ऊपर से भागने का इशारा कर फिर दोनों ही वहाँ से फाइटिंग रिंग छोड़कर लोगों से बच बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। बाहर आकर हुइशी भी अपनी गलती मानता है कि उसने पहले काई की बात नहीं मानी थी जब उसे काई बताने के लिए आया कि उसने आंखों में जादूगरनी को देखा है और काई को बताता है कि मीका की कीरा के साथ 1 हफ्ते में शादी होने वाली है। हुइशी कहता है कि कीरा के पास हजारों से भी ज्यादा समुराई और यकीनन वो जादू की भी मदद ले रहा है और अपने घोड़े
में से कुछ कपड़े लाकर काई को दे देता। काई पहले तो हुईशी पर गुस्सा होता है, लेकिन वो बाद में हुईशी के साथ जाने के लिए मान जाता है और हुईशी को कहता है कि अगर आप कीरा के सामने फिर से झुके तो मैं आपका सर काट दूंगा। ये सुनकर हुईशी समझ आता है कि काई पहले की तरह नहीं रहा है, अब वो लड़ना और बोलना बहुत ही अच्छे तरीके से सीख चुका है। वहीं दूसरी ओर कीरा अखाड़े में अभ्यास कर रहा होता है और एक आदमी भागते हुए कीरा के पास आकर कहता है कि वो गुलाम किसी समुराई की मदद से डच आइलैंड से भाग चुका है। कीरा तुरंत ही समझ आता है कि ये हुईशी का काम होगा और कीरा अपनी जादूगरनी को आदेश देता है कि जाओ और हुईशी को मार डालो। और दूसरी ओर हुईशी उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर शिकारा को उसके सभी साथियों को इकट्ठा करने के लिए बोला होता है। सभी हुईशी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सबसे मिलकर कुछ ज्यादा समय ना खराब करते हुए हुईशी अपने लोगों को कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही खास बात करने के लिए इकट्ठा किया है और जिसका अंजाम मौत होगा। अगर हम कामयाब हो गए शोगुन का फरमान ना मानते हुए फांसी दे दिए जाएंगे और अगर हम कामयाब नहीं हो पाए तो कीरा के द्वारा मार दिए जाएंगे। हुईशी अपने साथियों से कहता है कि वो लॉर्ड आसानो का बदला राजा कीरा से लेगा और उसे मारने की कसम खाता है। ये सुनकर उसके सभी साथी जोश में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि काई के पास अभी भी वो मीका की सोने की चिड़िया है और हुईशी की बातें सुनता हुआ उस चिड़िया को देख रहा होता है। और अब हुईशी मैप को देखकर फैसला करता है कि जब कीरा अपने पुरखों के मंदिर प्रार्थना के लिए जाएगा तब हुईशी और उसके साथी उस पर हमला कर देंगे। हुईशी एक लड़के को मंदिर के किसी पास वाले वैश्य घर में पता करने के लिए कहता है कि कीरा कब मंदिर के लिए निकलने वाला है और हुईशी अपने दूसरे साथी को कहता है कि जाओ हमारे सभी पुराने समुराइयों को इकट्ठा करो। और वो दूसरा साथी हुईशी से कहता है बिना तलवारों से हम ये सब कैसे कर पाएंगे। हुईशी उसे अपनी तलवार निकाल कर दे देता है और उसे कहता है कि जब हम दूसरी बार फिर से मिलेंगे तो हमारे पास तलवारें होगी। और तभी जासुनो काई की ओर देखकर कहता है कि ये आदि नस्ल वाला हमारे साथ क्यों चलेगा, ये तो समुराई भी नहीं है। और गुस्से से उसे मारने के लिए आगे बढ़ और अब हुईशी जासुनो को रोक लेता है और जासुनो को कहता है कि अब हम में से कोई भी समुराई नहीं है और इसे मैंने मदद के लिए बुलाया है। हुईशी जैसे न कैसे करके उस सिचुएशन को हैंडल कर लेता और अपने कुछ साथियों के साथ तलवार बनाने वालों के गाँव यूसु की ओर निकल जाता है। यूसु जाकर देखते हैं कि यूसु पर कीरा के आदमियों ने सब तहस नहस कर दिया होता है। कीरा के समुराई से पूछने पर हुईशी अपने आप को और अपने साथियों को किसान बताता है, लेकिन उस समुराई के रिएक्शन देखकर काई अकेला ही कीरा के सभी समुराइयों पर हमला कर देता है और वो पलकों के झपकते ही वहां पर मौजूद सभी कीरा के समुराइयों को ढेर कर देता है। और हुईशी के साथी भी ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाते हैं। काई और बाकी सभी समझ जाते हैं कि अब उनको येसु में तलवारें नहीं मिलेंगी और वो उन मरे हुए समुराइयों की तलवार लेकर वहां से चले जाते हैं। और रात को हुईशी और काई सोच रहे होते हैं कि उनको तलवारें कहाँ से मिलेंगी, क्योंकि सारे इलाके पर कीरा के आदमियों ने अब कब्जा जमा लिया होगा। तभी काई हुईशी को कुछ ऐसा बताता है जिसे हुईशी को न चाहते हुए भी मानना पड़ता है। काई कहता है कि उन्हें अपने और अपने साथियों के लिए तलवार पेड़ों के समंदर में तेंगुओं से मिल सकती हैं। हुईशी काई की इस बात को ना मानते हुए इसे एक काल्पनिक कहानी कहता है, लेकिन काई हुईशी को कहता है कि वो तेंगुओं में ही जमा पला है और उसने कसम खाई है कि वो उनके सिखाए हुए जादू को कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। हुईशी कहता है तेंगु हमें तलवारें क्यों देंगे। जवाब में काई कहता है वो हमारा इम्तिहान लेंगे। और हुईशी के पास और कोई चारा न होने के कारण वो काई की इस बात को मान लेता है और सुबह होते ही वो अपने सभी साथियों के साथ जंगल में निकल जाते हैं। जंगल में जाकर वो देखते हैं कि कुछ रूहें उनके आसपास घूम रही होती हैं। फिर काई के पीछे पीछे जंगल में से होते हुए सभी एक बुद्ध के चेहरे वाली गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। काई बाकी सबको रोककर सिर्फ हुईशी को अपने साथ गुफा के अंदर चलने के लिए कहता है और हुईशी को आगाह करता है कि अंदर चाहे कुछ भी दिखे कुछ भी हो तुम्हें अपनी तलवार नहीं निकालनी है। और हम देखते हैं कि काई और सिर्फ हुईशी गुफा में चले जाते हैं और बाकी उनके सभी साथी बाहर इंतजार करने के लिए मान जाते हैं। अंदर चलकर हम देखते हैं कि कुछ लोग बुद्ध की मूर्ति के सामने झुककर बैठे होते हैं और काई वहां से अचानक गुफा की दूसरी जगह पर आ जाता है और यहाँ पर उस जगह के बीचों बीच एक तलवार जमीन पर सीधी खड़ी होती है। और तभी हम वहाँ पर अजीब से चेहरे वाला जीव देखते हैं। समझने में थोड़ी सी आसानी हो तो इसलिए हम इसका नाम बोलने वाला तेंगु रख देते हैं। वो बोलने वाला तेंगु काई को कहता है कि एक डरा हुआ बच्चा एक आदमी बनकर लौटा है, लेकिन काई कहता है कि वो तलवारों को लेने के लिए आए हैं। और बोलने वाला तेंगु कहता है कि वो जो बाहर खड़ा है जिसे तुम अपने साथ लेकर आए हो क्या वो इम्तिहान में सफल हो पाएगा। तभी सीन हुईशी पर आता है। हुईशी देखता है कि जासानो और के सभी साथी गुफा के अंदर आ चुके होते हैं। वो सबको देखकर कहता है कि मैंने तुमको बाहर रुकने के लिए बोला था, लेकिन जासानो हुईशी के जवाब में कहता है कि हमें काई पर भरोसा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक तेंगु बहुत जोर से अपने सर को हिलाने लगता है और हुईशी के मना करने पर भी जासानो अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है। और इसी बीच सीन फिर से काई और उस बोलने वाले तेंगु पर शिफ्ट हो जाता है और इस बार वो बोलने वाला काई को बहुत ही जरूरी बात बोलता है। वो काई को कहता है कि तुम जिसे प्यार करते हो इस जन्म में वो तुम्हारी नहीं हो पाएगी। और फिर वो कहता है कि और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्यार किसे कहते हैं। एक रात का प्यार जिसकी वजह से तुम इस दुनिया में आए हो। तुम्हारा बाप एक अंग्रेजी नाविक था और तुम्हारी माँ एक जापानी किसान की बेटी थी जिसने तुम्हें दानव और आदि नस्ल वाले लड़के को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया।
और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि लोगों की इकाई को लेकर तेंगुओं के पालने वाली बात सच होती है। अब सीन वापिस से हुइशी और हुइशी के साथियों पर आता है। हम देखते हैं कि ये तेंगुओं ने हुइशी के साथियों पर हमला कर दिया होता है और हुइशी के साथी भी तेंगुओं से लड़ने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन वो किसी साई की तरह एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं और हुइशी के साथी उनको की रफ्तार की वजह से उनको अच्छे से देख भी नहीं पा रहे होते हैं और हुइशी के सामने हुइशी के साथियों को एक एक करके मार रहे होते हैं। अब हुइशी भी कंफ्यूज खड़ा होता है कि उसे अपनी तलवार बाहर निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए। अब माहौल फिर से बहुत टेंस हो जाता है। अब हुइशी भी फैसला नहीं कर पा रहा होता है। तभी सीन काई और उस बोलने वाले तेंगु पे शिफ्ट होता है। अब वो बोलने वाला तेंगु काई से कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें तलवार चाहिए तो तुम आकर उठा लो, लेकिन शर्त ये है तुम्हें मेरे से पहले तलवार तक पहुंचना होगा। अब ऐसे भी और हम यहाँ पर समझ जाते हैं कि इन तेंगुओं की रफ्तार बहुत ज्यादा है और उस बोलने वाले तेंगु के कहते ही तेंगु अपनी भागने की पावर यूज कर और तलवार की ओर पूरी स्पीड से बढ़ रहा था, लेकिन काई भी तेंगु की तरह तेज भागकर तलवार के पास तेंगु से पहले पहुंच जाता है और तभी सब कुछ एकदम से नॉर्मल हो जाता है। अब काई हुइशी के पास वापस आ जाता है और देखता है कि तेंगुओं ने उनके साथियों के लिए तलवारें छोड़ दी होती हैं और हुइशी ने भी अपनी तलवार निकाली नहीं होती और हुइशी ये भी देखता है कि उसके साथी जिंदा होते हैं। अगर हुइशी अपनी तलवार निकाल लेता तो सच में शायद वो सभी मारे जाते और वो अपने साथियों के लिए तलवारें लेकर वहां से सीधा अपने बेस कैंप में चले जाते हैं जहाँ पर वो छुपे होते हैं। और वहां पर जाकर हुइशी के साथी हुइशी को बताता है कि कीरा आज रात ही अपने पुरखों के मंदिर जाने वाला है। ये सुनकर जैसे ही हुइशी की आंखों में चमक सी आ जाती है और वो तुरंत ही अपने साथी को इकट्ठा करके कीरा को मारने के लिए निकल जाते हैं। अब हुइशी और हुइशी के साथी कीरा के पुरखों के मंदिर में जाकर कीरा पर हमला ही करने वाले होते। तभी वो देखते हैं कि कीरा की जगह पर उसकी जादूगरनी बैठी होती है और वो उनके समझने से पहले ही उस जगह को आग की लपटों से भर देती है और कीरा के समुराई बारिश की तरह उन पर तीर बरसा रहे थे। सारी और आग ही आग और साइड से तीर ही बरस, जिसकी वजह से हुइशी और हुइशी के साथियों को हमला करने का मौका ही नहीं मिलता और इस एक तरफा हमले में हुइशी के काफी साथी मारे जाते हैं और इस एक लड़ाई में हजामा भी मारा जाता है। तो हुइशी ने अपनी तलवार निकाल कर दी होती है। हुइशी की तलवार हजामा के पास पड़ी देखकर कीरा की जादूगरनी को लगता है कि हुइशी मारा गया है और वो कीरा के महल में जाकर हुइशी की तलवार कीरा को दिखा ये यकीन दिलाती है कि हुइशी मारा गया है और कीरा भी दूसरी बार सोचने से पहले हुइशी की तलवार देखकर अपनी जादूगरनी की बात को मान लेता है। अब असल में हुइशी ने जिस आदमी को कीरा के मंदिर जाने का पता करने के लिए भेजा होता है तो कीरा की जादूगरनी अपने वश में कर लेती है, जिसकी वजह से कीरा को पहले से ही पता चल जाता है कि हुइशी और उसके साथी उसको मारने के लिए आ रहे हैं। और अब वो जादूगरनी उल्टी पुल्टी होकर मीका को बताती है कि काशिक और उसके साथी मारे और मीका के पास एक खंजर छोड़ आती है ताकि वो अपनी जान ले सके, लेकिन मीका वो खंजर उठाकर अपने पास रख लेती है। तभी हुइशी और हुइशी के साथ अपनी जगह वापस आकर दुखी होते हैं और अपने साथियों के मरने का शोक मना रहे होते हैं। तभी काई हुइशी से कहता है कि आप समुराई हैं और हमारे पास तलवारें भी हैं और कीरा को अब ये लगता है कि हम सब मर चुके हैं, वो अब हमारे हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है और हमारे पास इससे अच्छा मौका और कोई भी नहीं हो सकता है। और अगली सुबह काई की नजर कुछ नाचने गाने वालों की दल पर जाती है। तभी काई के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो शिकारा को कहता है कि जाओ अपने पिता को बुला के लाओ। तभी वो उन प्रदर्शनकारियों के दल को रोकते हैं और प्रदर्शनकारियों के मुखिया को ऐसा लगता है कि हुइशी और काई उनको लूटने के लिए आए हैं। वो मुखिया हुइशी और काई को बताता है कि राजा कीरा ने अपनी शादी पर नाचने गाने के लिए बुलाया है। हुइशी उस मुखिया को कहता है हमने तुम्हारा प्रदर्शन आंखों में देखा। तभी वो प्रदर्शनकारियों के मुखिया उन्हें पहचान लेता है और हुइशी उस मुखिया से एक मदद मांगता है। तभी वो मुखिया उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। या सुनो, काई को रोककर कहता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया नहीं बोला है। तभी वो बाशु की तलवार निकालकर काई को देने लगता है और काई को कहता है कि एक समुराई हमेशा दो तलवारें रखता है। मीन्स कि अब वो ये मानने लग गया था कि काई भी अब उनके जैसा ही है और सभी समुराई अपना हक और अपने बयान के साथ अपना नाम लिखकर सभी अपने हाथ के अंगूठे पर कट लगा अपने नाम के नीचे मोहर लगा देते हैं। और ये बयान उन्होंने इसलिए लिखा था ताकि दुनिया जान सके वो कौन थे और उन्होंने राजा कीरा को क्यों मारा था। तभी हुइशी काई को आवाज लगाकर कहता है कि आओ और अपना नाम लिखो और काई आगे बढ़कर अपना नाम लिखकर अपने अंगूठे से खून की मोहर लगाता है और काई का नाम लिखने के बाद हुइशी कहता है कि अब हम 47 हो चुके हैं। और रात को हुइशी और हुइशी के साथी उन प्रदर्शनकारियों के साथ अपना बेस बदलकर महल में एंटर हो जाते हैं और महल के अंदर जाकर हम देखते हैं कि राजा कीरा अब मीका के साथ शादी करने वाला होता है और राजा कीरा मीका के साथ शादी की रस्म के लिए और नाचना गाना देखने के लिए स्टेज की ओर बढ़ता है। और वहीं दूसरी ओर काई और हुइशी के साथी भी अपना बेस बदलकर बहुत ही अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे होते हैं और हुइशी अपना बेस बदलकर बैक स्टेज पर खड़ा होता है और हुइशी के बाकी साथी महल की दीवार चढ़कर महल में एंटर हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से कीरा के आदमियों को हटाकर उनकी जगह पर उनका बेस लेकर खड़े हो रहे थे। और वहीं कीरा और कीरा के बाकी सभी सिपाही डांस देखने में व्यस्त होते हैं
और डांस के बीच में चलते चलते ही हुईशी बैक स्टेज से फ्रंट स्टेज में आ जाता है और परफॉर्म करने लग जाता है। यहाँ पर बहुत कुछ साइड बाय साइड चल रहा होता है और सब कुछ फ्लुएंटली प्रोफेशनली चल रहा होता है। तभी हुईशी का एक साथी मोर्चे पे खड़े एक तीरंदाज को मारने में नाकाम हो जाता है और दूसरी ओर हुईशी वो स्टेज के नीचे से नकली तलवार रखकर असली तलवार निकालता है और कीरा की ओर कीरा को मारने के लिए बढ़ता है। तभी वो मोर्चे वाला तीरंदाज हुईशी की ओर तीर चला देता है और वो तीर हुईशी को टकरा कर चला जाता है, जिसकी वजह से हुईशी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो स्टेज से गिर जाता है। और यहाँ पर कीरा और कीरा के आदमियों को पता चल जाता है कि उन पर हमला हो चुका है और अब हुईशी और हुईशी के साथी कीरा के आदमियों से छुपन छुपाई छोड़कर आमने सामने लड़ने लगते हैं। तभी हम नोटिस करते हैं कि काई लड़ाई के बीच बीच में कभी कभी तेंगुओं के द्वारा सिखाए हुए जादू को इस्तेमाल कर रहा होता है। वो अकेला ही कीरा के कई आदमियों को मार रहा होता है। कीरा मीका को महल में ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मीका जादूगरनी के दिए हुए खंजर को इस्तेमाल करके कीरा से बचकर भाग जाती है। और महल के बाहर से तलवारों के टकराने की आवाज ऐसे आ रही होती है जैसे कि कोरोना में मोहल्ले की आंटियां थालियां और कड़छियां खड़का रही होती हैं। महल में हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा होता है, लेकिन तभी एक सीन आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि काई और मीका एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में ले लेते हैं। लेकिन तभी काई देखता है कि वो जादूगरनी भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आकर नौटंकी कर रही होती है। तब भी वो एक सांप जैसे दिखने वाले ड्रैगन में बदल जाती है और काई और उस जादूगरनी जो कि अब ड्रैगन बन चुकी है उन दोनों की फाइट होनी शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि दोनों में बहुत ही घमासान फाइट चल रही होती है। और दूसरी ओर महल में हुईशी और कीरा भी एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। और यहाँ महल के बाहर कई तेंगुओं की दी हुई तलवार को इस्तेमाल करके उस ड्रैगन के हर वार को नाकाम कर रहा था। और दूसरी ओर अंदर महल में हुईशी और कीरा भी टक्कर का मुकाबला कर रहे होते हैं। दोनों ही फाइट एक ही टाइम पे एक ही समय चल रही होती है और लड़ते लड़ते हुईशी कीरा के वहीं पर खंजर भोगता है जहाँ पर लॉर्ड असानो ने अपने खंजर मारा होता है। और बाहर ड्रैगन से लड़ते लड़ते काई के हाथ से तलवार छूट जाती है और वो ड्रैगन मीका की ओर मीका को मारने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन काई उन तेंगुओं की तरह परछाई की तरह भागकर अपनी तलवार पकड़ उस ड्रैगन के दोनों आंखों के बीच में सर में मार देता है, जिसकी वजह से ड्रैगन उल्टा पुल्टा होकर गिर जाता है और धीरे धीरे से वो ड्रैगन जादूगरनी बन जाता है। बस जादूगरनी तो यही कुछ कर रही है इस फिल्म में। दूसरी ओर महल में हुईशी कीरा का सर करके बाहर महल के बाहर ले आता है जहाँ पर घमासान लड़ाई चल रही होती है और हुईशी के हाथ में कीरा का सर देकर कीरा के सभी आदमी लड़ना बंद कर देते हैं और हुईशी काई और उसके साथियों के सामने अपने हथियार डाल देते हैं। हुईशी और उसके साथी बचे हुए कीरा के आदमियों को जिंदा छोड़कर अपने गाँव आको वापिस आ जाते हैं। यहाँ पर सभी गाँव वाले अपना सर झुकाकर उनका स्वागत करते हैं और वहीं गाँव वालों में हुईशी की बीवी भी खड़ी होकर देख रही होती है और हुईशी अपनी बीवी को आंखों ही आंखों से इशारा करता है कि आकर अपने बेटे को मिल लो। हुईशी की बीवी शिकारों को मिलकर उसके सामने झुककर उसे जाने को कहती है। अब हुईशी, काई और बाकी सभी साथी लॉर्ड असानो की कब्र के सामने जाकर यह कबूल करते हैं कि बदला लिया जा चुका है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि शोगुन जो कि जापान का राजा हुईशी से कहता है कि हमने तुम्हें बदला लेने से मना किया था। हुईशी शोगुन को बताता है कि उसने लॉर्ड असानो का बदला लेकर अपना फर्ज पूरा किया है। हुईशी अब शोगुन से दरख्वास्त करता है कि उसके आदमियों को अब इज्जत के साथ मरने दिया जाए। अब शोगुन हुईशी से कहता है हमारी बात ना मानने से तुम्हें फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन तुमने अपने राजा की मौत का बदला लिया है और उसका मान रखा है। और काई की ओर देखकर कहता है कि हमें सिर्फ अपने सामने समुराई दिख रहे हैं। तो शोगुन उन सबको समुराइयों की तरह इज्जत से मरने का मौका देते हैं। ये सुनकर हुईशी की आंखों में से आंसू आने लगते हैं जैसे कि उसका कोई सपना पूरा हो चुका हो। और शोगुन हुईशी से वादा करता है कि उन सबको मरने के बाद उनके राजा के साथ में ही दफनाया जाएगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एक कमरे में मीका काई को आखिरी बार मिल रही होती है। काई मीका को कहता है कि वो हर जन्म में मीका को ढूंढता रहेगा जब तक वो उसे पा नहीं लेगा। और मीका जवाब में कहती वो उसका इंतजार करेगी और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते और ये एक बहुत ही इमोशनल सीन बन जाता है इस मूवी का। और सुबह अगले सीन में हम देखते हैं कि हुईशी और हुईशी के साथ ही सफेद कपड़े पहनकर अपनी आखिरी रस्म की ओर बढ़ने लगे। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि काई भी उन सब में मौजूद होता है। वो सभी अपना आखिरी नोट टेबल के पास छोड़ते हैं, लेकिन तभी शोगुन हुईशी के बेटे शिकारा को रोक लेता है और उसे जिंदा रहने का हुक्म देता है। और यहाँ पर मूवी की हर एक चीज बहुत ही इमोशनल बन जाती है। मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक और उन सब का एक साथ अपने आप को मार लेना और काई का मीका को देखकर खुद को खंजर मार लेना को नेक्स्ट टू लेवल ले जाता है। और इस मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मीका काई का आखिरी नोट पढ़ रही होती है और उस नोट के साथ साथ काई मीका के लिए मीका की सोने की चिड़िया छोड़ जाता है।